अस्सलाम वालेकुम। कुई गोट विमेन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं डॉक्टर बुशरा मोहसिन, डॉक्टर शबाना, हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन दिलचस्प बातचीत और लोगों से मुलाकात लेके आते हैं, और वो सब चीज़ें जो हमें लगता है ख़वातीन को पता होनी चाहिए, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज की वीडियो बहुत मज़े की है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आप लोगों ने इस तरह की शख्सियत शायद नहीं देखी होगी, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी आज तक। तो सर शोएब सुबहानी प्रोफेशन से, खैर ये भी शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, सर ने डाउ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। उसके बाद हाउस जॉब करने के बाद सर अमेरिका चले गए। वहाँ से सर ने ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल फ्लाइंग की, और वो पायलट भी आप उनको कह सकते हैं। उसके बाद सर ने मल्टीपल प्रोफेशंस जो हैं उनको ट्राई किया, और जहाँ तक हमें पता है सब में ज़बरदस्त काम किया है। तो आज हम उनसे मिलेंगे। दो तीन बातें मैं इनकी ऐड कर दूं जहाँ तक मुझे भी थोड़ा बहुत इनका पता है। सर का तो पहली बात ये कि ऐसा है कि जैसे सर की जो शख्सियत ना, उनको उनके लिए मैं ऐसा कहूँगी कि जैसे दरिया को पूजे में बंद करना, मतलब इनकी खसूसियात ऐसी हैं कि आप गिनवा नहीं सकते कि सर इतने मल्टी टास्क रहे हैं। तो सर जो है माशाल्लाह से ये डीप सी डाइविंग के इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं आप, और माशाल्लाह से इन्होंने आर्किटेक्चर भी रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स की तामीरात में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा सर जो हैं उन्होंने आपने बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक कालीनों का कारोबार किया, और उसमें आपको बहुत महारत हासिल है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है सर, आप जो है माशाल्लाह से मेडिकल इंफॉर्मेटिव की कंपनी फ़िलहाल रिसेंटली उसमें काम कर रहे हैं, और इसके अलावा बेस्ट काउंसलर भी हैं, और इसके अलावा सर पीएमए के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इतनी सारी मतलब डिफरेंट आपने प्रोफेशन जो चूज़ किए, मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस में आप रहे। तो आजकल की जो जनरेशन है जब अपना प्रोफेशन चूज़ करती है, मतलब सिलेक्ट करती है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, मतलब उनके लिए क्या ज़रूरी है, मतलब वो प्रोफेशन जब आप सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने तो डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की ना, तो चॉइस के तहत प्रोफेशन बदल दें, क्या करें? थोड़ा हम आपसे सर आपका तारुफ पहले सुनना चाहेंगे। आप बताएं कि ये तो हमने अपनी बातें अपनी कर ली बातें हैं, जी, जी, जी। और एक चीज़ जो है कि आप अच्छा, ज्वेलरी भी डिज़ाइन, वो बीइंग अ ओह! खातून जो है वो तो बड़ा वो काम इम्पोर्टेंट भूल वो ही है। गए, बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट आप है। बताइए कि सर आपका सफ़र कैसा गुज़रा? इतनी सारी चीज़ों में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब क्या है? और कोई ऐसी बात जो पहले आप शेयर करना चाहें सर? ज़रूर। बहुत शुक्रिया कि मेरी बहुत सादा वैसे ज़िंदगी के बारे में आपने इतना एनलाइटेंड अंदाज़ से पेश किया है। लेकिन मेरा सफ़र शुरू हुआ मेडिसिन से। सही। हालाँकि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूँ, लेकिन मैं ओ लेवल्स जब किया तो उसके बाद उसी वक्त पे अब्बा को कैंसर हो गया था। इससे पहले कि मैं इंटर भी करूँ उनका इंतकाल हो गया। तो बल्कि मैंने फ़र्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया ही नहीं था, इसलिए कि उनकी तीमारदारी के अंदर हम लगे रहे, और मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे कम मार्क्स आएँ, क्योंकि पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने फिर 10 पेपर एक साथ दिए सेकंड ईयर में, और इत्तेफाक से इतने मार्क्स हो गए कि मेडिकल कॉलेज में। सर मेडिकल कॉलेज में इत्तेफाकी एडमिशन। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो वालिद साहब का इंतकाल हुआ था फ़रवरी 72 में, और 3 साढ़े 3 4 महीने बाद इम्तिहान था। तो उसके फ़ौरन ही बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि वक्त मेरे पास अब है नहीं टू फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, और मैंने शुरू कर दिया पढ़ाई उसी वक्त। मैंने कहा मेरे पास रोने का भी टाइम दरअसल नहीं है, और वो करके और वो इम्तिहान 10 पेपर दिए, और इत्तेफाक से इतने पेपर मार्क्स आ गए कि मेरा एडमिशन हो गया। तो एमबीबीएस करने के बाद दरअसल मैंने 2 साल थोरेसिक सर्जरी में काम किया सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ उस करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अगर बाहर निकल के और जनरल प्रैक्टिस करनी है या फैमिली फिजिशियन बनूंगा, तो मैं वो करना नहीं चाह रहा था। तो मैं और मुझे कारोबार भी देखना पड़ा। मेरा जो अब्बा के की
जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वक्त कारोबार संभाल रहा था, और थ्रू आउट मेडिकल स्कूल मैं 3 4 5 बजे एयरपोर्ट से आता था। क्या एज होगी? आपने कहा कि आप इंटर में थे तो आपके वालिद चले गए। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि 18 17 18। ऐसे ही। ओह माय गॉड। अच्छा। तो मैं 3 4 5 बजे एयरपोर्ट से आके, और वहाँ दुकानें थी हमारी, कुछ कालीन की और कुछ ज्वेलरी की। तो मैं मेडिकल कॉलेज 8 बजे पहुँचता था। ये करके एमबीबीएस तो हो गया और 2 साल प्रैक्टिस भी हो गए, लेकिन मैं कारोबार मुझे खींच रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ के अमेरिका चले जाऊं ताकि मैं स्पेशलाइज कर लूं। लेकिन कुछ मसाइल थे यहाँ के, जो कि मेरे वालिद और एक ही भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएं। तो मैं वहाँ एक कमिटमेंट नहीं कर सकता था। वहाँ स्पेशलाइजेशन के लिए 7 8 साल आप कमिटेड रहें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जो करना चाहता था वो करूँ। तो मैं कमर्शियल पायलट का कोर्स किया, वो किया, एक छोटी सी चार्टर सर्विस थी, उसके लिए थोड़ा महीने काम भी किया। और मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। तो वो पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ इमरजेंसी में मुझे यहाँ कराची आना पड़ा। तो मैं उस टाइम पे मकाई साहब के पूरे कैडेट कॉलेज का उनको मास्टर प्लान बना के दिया, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने डिफेंस में भी किए। ये करके, और हमारी एयरपोर्ट की जो दुकानें थी उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट को आग लग गई थी और सब कुछ ही बर्बाद हो गया। तो उस वक्त एक्चुअली हमारी भी कमर टूट गई, क्योंकि न सिर्फ हमारे, लेकिन बहुत से लोगों ने कालीन रखे हुए थे, वो भी सब चले गए। तो इवेंचुअली एक स्ट्रगल था जिसमें हमने उन हर एक को, आज कोई ये नहीं कह सकता था कि इनके पास हमारा माल चल गया था। उनको सबको अदायगी की। और फिर मैं उस वक्त ज्वेलरी का काम चूँकि किया हुआ था, मैंने चेंज किया प्रोफेशन, नॉट बाय चॉइस कि मुझे ये काम अब पसंद नहीं आ रहा है तो मैं वो कर लूँ। हालात जैसे हुए सर्वाइवल की तो स्ट्रगल में आपको जी, ये करना उसके अंदर करना पड़ा। यानी जिस दो राह पे आ गया, तो मैंने कहा कि अब ये इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो इस रास्ते पे चले जाएं। और जिस रास्ते पे भी गया, करता रहा उसी लगन से। लेकिन सर जैसे आपका कालीनों का कारोबार और ये ज्वेलरी का, तो सर ये एक्सपीरियंस कैसे आया आपको? मतलब अस एक्सपीरियंस आप खुद हाँ, से क्योंकि वो ख़ानदानी ही वालिद साहब ने एयरपोर्ट इंटरकॉन्टिनेंटल के ऊपर हमारी दुकान थी, जो कि 1968 से थी और अब तक। तो जब अब्बा बीमार थे तो हम ही जाके देखा करते थे उन दुकानों को। तो बहुत यंग एज से आप बट प्रैक्टिकल जी लाइफ जी, में भी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना पड़ा। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी कहा इतने सारे काम किए और सारी ज़बरदस्त की हैं। मुझे बताइए कि जिस तरह हम आजकल कहते हैं कि अगर कोई शख्स एक काम हुँ। लगन से ना कर रहा हो, बहुत सारे कर रहा हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़्ड परफॉर्मेंस होती है। लेकिन आपके केस में हम ये नहीं देखते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पूरी मेहनत से या उससे अगर आप डिलेड भी फैसला करके प्रोफ़ेशन चेंज करते हैं तो इट डज़न्ट मैटर? इज़ दैट सो? आई डोंट थिंक सो। जी। इसलिए कि अगर आप का वोकेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका दिल किस में लगता है, वो आप करें। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ लगन से करें तो आप उसमें एक्सेल कर जाते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे, अच्छा, ये सारे प्रोफेशंस जो हैं, जी। मैं कुछ अरसे के बाद चेंज करता रहा। आई हर चीज़ एक ही वक्त पे नहीं कर रहा था मैं यही कि मैं कहने लगी पायलट थी है। कि जैसे जी आपने कुछ स्टार्ट किया उसको बिल्कुल उसकी जो उसमें एक्सेल किया, उसकी बेहतरीन वो अचीव करके फिर आपने सोचा कि अच्छा अब कुछ और करता हूँ एक्सपीरियंस करके। जी जी जी, तो मैं दैट्स अमेजिंग सर। बिल्कुल। तो सॉरी डॉक्टर वरना एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है। बीइंग अ मदर, जी मेरी जी जी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को बचपन से आपने तो खैर हर बच्चा बोलना शुरू करता है तो या पायलट बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, जी आपने वो दोनों काम किए हैं।
लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को के फैसले को इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए। बच्चे अगर किसी वक्त सोचें भी कि नहीं मेरा, जैसा आपने कहा, जिसमें दिल लगता हो या कुछ, तो हम पेरेंट्स दुनियावी उससे सोचते हैं कि नहीं कल को ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इसका फ़र्क पड़ेगा ज़िंदगी गुजारने के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतने सारे काम किए, क्या पेरेंट्स की राय इतनी इम्पोर्टेंट है या इतनी मैटर करनी चाहिए कि बच्चा अपना प्रोफेशन चूज करने से पहले उसको अहमियत दे कि नहीं जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे वही करना है, या अ, उसको अपनी मर्जी करनी चाहिए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी दोनों पे होती है। जो पेरेंट्स हैं जी वो जब अपने बच्चे के प्रोफेशन को चूज करने के लिए जी निकलें जी तो वो सिर्फ जो वो खुद चाहते हैं उस पर तवज्जो नहीं देना चाहते हैं कि मैं आज डॉक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा आर्किटेक्ट बने, और इसी तरह वो लॉयर या जो भी बने। वो उनको बच्चे को स्टडी करना चाहिए। और मुझे इसका एक जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। लेकिन आपने खुद अच्छा, मैं इन्फैचुएटेड था मेरी फुप्पी के साथ जो कि लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट थी उस अपने वक्त की, और इसलिए मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं बना। लेकिन मुझे एक खला थी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, और मेरे वालिद साहब ये नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं इसलिए कि वो खुद आर्किटेक्ट थे, वो नहीं थे। लेकिन एज अ चाइल्ड मैं बचपन में कुछ मॉडल्स बनाता था या कुछ लेगो से खेलता था, और कुछ क्रिएटिविटी मेरी उस उन्होंने आप में वो देखी रुख थी में थी, चीज, उन्होंने वो देखी थी। इसलिए मैं वही ये कह रहा था कि बच्चों वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को असेस करें असेस करें कि वो क्या कि उसका कर सकता वोकेशन है। क्या है, क्योंकि यस वो खुद नहीं समझ सकते हैं। और वो चाहते हैं, लेकिन इनको स्टडी करना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, या ये अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा पेरेंट्स को बनेगा गाइड बेशक। करना चाहिए बच्चे जी को, जी, लेकिन प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। प्रेशराइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको असेस भी उसके नज़रिए से करना चाहिए, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ये देखे हैं कि वालिदैन जो डॉक्टर हैं अमेरिका में वो भेज देते हैं अपने बच्चों को यहाँ मेडिसिन करने के लिए, बिल्कुल और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कुछ अर्से के बाद, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश नहीं थी या उनका उनका रुझान भी नहीं था, उसके बावजूद वो उसमें धकेल दिए गए। तो सर सवाल मेरा भी एक सवाल इसी सवाल इसी से ही मिलता जुलता कि उसको ज़रा स्पेसिफाई कर दे कि जैसे बच्चे अपना प्रोफेशन चूज जब करते हैं तो उनको इंटर के बाद ही ज़्यादा ये होता है ना, इधर जाएं यहाँ जाए ये करें वो करें ना, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब क्या उनके होना चाहिए कि हम इस तरफ जाएं, या वही वाली बात है कि पेरेंट्स ने कहा इस तरफ जाएं, मतलब क्या उनकी अपनी भी तो एक सोच होती है ना, जैसे जी कि जी, बच्चों को अपना जो रुझान है वो उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। गाइडेंस जितना ले सकते हैं वो लें, क्योंकि बहुत से अच्छे स्कूल्स में ये काउंसलर्स होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, वो आपसे खुरेदते हैं कि आप किस प्रोफेशन में बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे ने या वालिदैन के प्रेशर से या किसी वजह से एक प्रोफेशन चूज़ कर लिया जो कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी उसको पता होना चाहिए कि ऑप्शन है मेरी तरह का, कि आप जब दूसरे प्रोफेशन में जाएं तो उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने चूज़ कर लिया तो दैट इज़ कि बस अब यही करना बस यही है, यही यही करना है, और तब्दील नहीं कर सकते। तो तो बिल्कुल यही हाँ वो है, पूछना भी हम यही चाहते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आजकल, जब हम छोटे थे सर, आई गेस कि आप तो माशाल्लाह वही जैसा डॉक्टर शबाना ने कहा एक हमजह शख्सियत हैं जिसने बहुत सारे काम किए। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो 2-3 प्रोफेशंस लड़कियों के लिए जी जी बताए जाते थे डॉक्टर कि या डॉक्टर इंजीनियर बनो या टीचर बन इंजीनियर जाओ, ठीक है, या थोड़ी देर में इंजीनियरिंग भी आ गई थी। फिर बाद में उससे पहले
लड़कों के लिए एक इंजीनियरिंग जैसे आर्किटेक्ट मेडिसिन 3-4 ज़्यादा होते थे। अभी जिस तरह की सिचुएशन है अभी तो सर इट्स अ वास्ट जी बिल्कुल 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 इतने सारे ऑप्शंस और उसमें बच्चियों या बच्चों की कोई कैद नहीं है, बोथ कैन डू दैट और बोथ कैन एक्सेल। जी तो पूछने का यही, जैसा डॉक्टर शबाना ने भी पूछा, मेरा भी यही पूछने का वो था कि आपने बड़ी तफसील से भी बताया पर दिमाग में यही चल रहा है कि एक बार प्रोफेशन चूज़ कर लिया तो हम सोचते हैं अब सारी ज़िंदगी यही करना है, लेकिन आपको देख के क्या हम इनकरेज कर सकते हैं बच्चों को कि नहीं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, any time in the life you can change your profession, you can pursue whatever you want, right? बिल्कुल आई थिंक दैट आप एक्सेल करते हैं और आप अच्छे होते हैं एक प्रोफेशन में अगर आपको वो पसंद आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आ रहा हो और आप सिर्फ इसलिए करते रहें तो आप कहीं कभी भी बहुत अच्छे अंदाज से वो नहीं कर आप पाएंगे। तो यू हैव टू, या मीडियोकर उसमें रह जाएंगे, हाँ आप वो उसमें नहीं पीक पर रहना नहीं पहुंच चाहिए। सकते, वो नहीं हाँ और इसको इसके लिए हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनको इनकरेज करना चाहिए। राइट। एक तो जी आपकी गुफ्तगू में एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ और जो आपने पहले भी बताया, दैट्स ऑल्सो क्वाइट फैसिनेटिंग कि आपने अपने फादर जो हैं उनका भी ख्याल रखा और उनकी वजह से आपकी पढ़ाई भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। एक चीज़ जो हमने और सुनी, आपने अपनी मदर की वजह से भी उनका भी बहुत ख्याल रखा और उनकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जो कि आपको अपनी चीज़ों को रोकना पड़ा। कुछ इस बारे में भी बताइए सर। अच्छा दरअसल मैं जब हमारी दुकानें फिर स्टेबलाइज हो गई थी तो मैं हांगकांग चले गया था। पहले सऊदी अरेबिया गया और वहाँ से फिर मैं हांगकांग गया और वहाँ मैंने एक ज्वेलरी की और पर्ल की फैक्ट्री लगा दी थी। और वहाँ हम पार्टिसिपेट करते थे एग्ज़िबिशंस में। हांगकांग अब दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़िबिशन होता है वहाँ, लेकिन उस टाइम पे नंबर 2 या नंबर 3 पहले स्विट्ज़रलैंड में हो और लास वेगस में होता है नंबर 1 नंबर 2 और फिर हांगकांग, लेकिन अब वो उसको भी एक्सीड कर गया है। तो और मेरी वाहिद पाकिस्तानी स्टॉल होती थी वहाँ, जबकि 200-250 इंडियंस थे जिनके दुकानें लगती थी। तो वालदा वहाँ रही मेरे साथ 1 साल, लेकिन फिर पाकिस्तान ले आया था उनको, लेकिन वहाँ वो फैक्ट्री चलती रही। फिर भाई जी का फ़ोन आया कि अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है और वो टाइम आया था जबकि मेरी सारी जो हांगकांग के अंदर मेहनत थी उसमें फर तोड़ने का वक्त आया था। और मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ चंद रुपल्लियों के लिए। तो मैंने फैक्ट्री को ताला लगाया और मैं पाकिस्तान लौट गया कि मैं डॉक्टरी करके वालदा को दूसरे डॉक्टरों पे छोड़ दूँ और मैं ख़ुद वहाँ बैठ जाऊँ। तो मैं जब आया तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो याद आया कि डॉक्टरी भी की थी मैंने। तो फिर मैं जब तक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मेरा कॉन्फिडेंस ज़रा-सा शेक हो गया था इतना अरसा छोड़ने के बाद, तो मैं पेरिफेरी में आ गया मेडिसिन की। वी स्टार्टेड टू डू मेडिकल कोडिंग और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। और ये हम कर रहे थे अमेरिकन और कनेडियन हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल डॉक्टर्स वगैरह के लिए। तो ये जब ये कंटिन्यू रहा काफ़ी अरसा और अब भी चल रहा है थोड़ा। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन। एक ले चीज़ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पता जी चली आपके बारे में जी कि आप मेडिकल कॉलेज में थे और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बाय रोड जो है वो ट्रैवल किया जाए और आपका एग्ज़ाम भी करीब था, बट अगेन आपने सोचा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वाज़ इट वर्थ इट? आपने वापस आके एग्ज़ाम दिया और फिर क्लियर किया। तो क्या आपकी मेमोरीज़ हैं इस बारे में? आपको लगता है कि हाँ, वो ठीक फ़ैसला था या फिर एग्ज़ाम के लिए रुकना, जिस तरह आजकल जो है ना वो हम कहते हैं नहीं, नहीं पढ़ाई पहले है, बाकी बाद में होता रहेगा, एग्ज़ाम दे लो उसके बाद बाकी चीज़ें प्लान करना। तो आपका कैसा रहा और अच्छा, क्या था? मेरा इसमें ओपिनियन ये था कि मुझे नहीं जाना है। ओह! अच्छा, अच्छा।
और मेरा बिल्कुल इम्तिहान है, और वो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम था। आजकल तो फर्स्ट ईयर का भी इम्तिहान होता है और सेकंड ईयर का भी होता है। हमारे ज़माने में 2 साल का 2 साल के बाद पहला इम्तिहान होता था, फर्स्ट प्रोफेशनल। और बड़ा मुश्किल जी भी जी इम्तिहान मैंने होता भी था वही और वाला बहुत एग्जाम दिया मेहनत, आपने भी वही वाला बिल्कुल इम्तिहान दिया है। बिल्कुल तो वो और एनाटमी जो है वो वो तो बिल्कुल मुश्किल पेपर था। 2 साल के बाद मैंने मेरे घर वाले जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे थे। दरअसल मेरे चाचा को कुछ कार्डियक इशू हो गया था, तो वो अस्पताल में थे, और उनके जो पड़ोसी थे वो ब्रिटिश काउंसिल के हेड अपॉइंट होके इंग्लैंड से आए थे, और यहाँ उनका 3 साल का टेन्योर था। तो उन्होंने अपनी गाड़ी लाई थी ऑन अ कारने। कारने इज अ पासपोर्ट ऑफ अ कार। जैसे हमारा पासपोर्ट होता है तो उनका भी कार होता है, उसका नाम होता है कारने। तो जो कारने जो है वो वीज़ा पे आया था यहाँ, विच मेंट कि गाड़ी को वापस ले जानी है यूके, उसकी और ये उन्होंने उसकी वापस एंट्री होनी है, यहाँ से एग्जिट भी होनी है और वहाँ एंट्री होनी है। तो उन्होंने पूरा प्लान कर दिया, और वहाँ एक इदारा है जिसका नाम है ब्रिटिश ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, BAA। उन्होंने एक पूरा रूट तय किया था, हर छोटी बात उसमें लिखी हुई थी। उस टाइम पे GPS था नहीं और ना इंटरनेट था, तो हम कोई तरीक़ा नहीं था जिससे हम कुछ पता कर सकें। तो वो सारी डिटेल उन्होंने दी थी, और ये पूरा रूट बना हुआ था। तो मेरी फुप्पी ने और मेरे सारे घर वालों ने कहा कि तुम जाओ, और मैंने कहा मेरा इम्तिहान है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी पप्पी ने ख़ास तौर पे कहा, जो कि बहुत इंटरेस्टेड थी मेरी पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत इम्तिहान अपनी ज़िंदगी में दिए, ये ट्रिप तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। और वो और एन एजुकेशन, इट्स ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन। और ये उन्होंने इंसिस्ट किया, और आज उनके बड़े एहसान है, क्योंकि सारी ज़िंदगी में ये 52 साल पहले हुआ था, यानी 1974 में मैं गया था। और आज दुनिया तब्दील हो गई है। आज आप कोई बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं बगैर पूरा सिक्योरिटी चेक के वगैरह। लेकिन इस ट्रैवल में एक मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं उनसे, और वो कौन सा मुल्क होगा? टर्की टर्की। टर्की जब हम टर्किश तुर्किया। तुर्किया जब हम टर्किश बॉर्डर पे आए, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग थी गाड़ियों की, वो लिफ्ट पे चढ़ा के देख रहे थे। अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप ड्राइविंग सीट में आ जाएं, ताकि शायद वो जाने दे कि उनकी गाड़ी छोड़ रहे थे। तो ये साहब बैठ गए यहाँ, और मैं दूसरी साइड पे बैठा। जब वो इमिग्रेशन वाला आया, उसने पासपोर्ट मांगा, उसने कहा लिफ्ट पे जाएं। फिर उसने दूसरी साइड पे देखा मैं बैठा हूँ, उसने बोला पासपोर्ट। मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, उसने अपने हाथ में पकड़ा, पूरे गाड़ी से उस तरफ आया, मेरा दरवाज़ा खोला, उसने कहा बाहर निकलें, और ऐसे गले लगाया, और उसने कहा कि पाकिस्तानी ब्रदर, पता नहीं क्या तुर्किश में कहा उसने कहा जाओ। यानी आपको अंदाज़ा नहीं है वो इस कदर अच्छा महसूस हुआ। वेल ओह दैट्स जी, जी, नाइस जी। दैट्स सो अमेजिंग और आई विश कि अभी भी जो है ना वो हम यही एक्सपीरियंस करें कभी जो आपकी मेमोरी है अच्छा, ये है अच्छा अभी भी। अच्छा, हमारे एक 6-7 साल पहले हमारे पूरे क्लास का गेट टुगेदर हुआ था अंतालिया में, जो कि साउथ में है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल डॉक्टर शेरशाह ने कहा हम एक गाड़ी में ड्राइव करके जाते हैं। तो जब वहाँ हम गए, तो रास्ते में एक गैस स्टेशन पे पेट्रोल भर रहे थे। तो वहाँ वो एक साहब ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए? हमने कहा पाकिस्तान से। तो उन्होंने बोला अच्छा आप पीछे आ जाइएगा पेट्रोल लेने के बाद। तो हम जब वहाँ गए तो उनका मकान भी था, और एक छज्जा था जहाँ अंगूर लगे हुए थे, और वहाँ कुर्सियाँ सब टेबल थे। उन्होंने कहा प्लीज़ आप यहाँ बैठें, और जितने अंगूर तोड़ के खाने हैं आप खाइए, और मेरी बीवी आपके लिए टर्किश कावा बना के ला रही है। तो दे स्टिल लाइक, हाँ। और अभी जी दैट्स सो ग्रेट तो इसका मतलब दैट एक्सपीरियंस वाज वर्थ इट कि एग्जाम आके दे दिया जाए कोई बात नहीं है जी, वो इत्तेफाक से इम्तिहान हो चुका था, और फिर सप्लीमेंट्री में देना पड़ा,
फिर आपके जो आज की ये टॉक है इट्स हमारे लिए तो बहुत मज़े की है ही और इंटरेस्टिंग भी। मेरा ख्याल है जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने कोई प्रोफेशन चूज़ करने हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दे हैव ऑल द रीजंस टू आर्गू विद देयर पेरेंट्स टू कन्विंस देम कि ज़िंदगी में आपको चीज़ें परसू करनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, रिस्क्स लेने चाहिए, ताकि आप सर ने कहा 52 साल पहले और आज 52 साल बाद बैठ के भी मैं सर का चेहरा देख सकती हूँ कि ही इज़ एंजॉयिंग इट, ठीक है, ही इज़ टेलिंग इट विद ऑल दैट ज़ील एंड एंथुजियाज्म। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक बार प्रोफेशन चूज़ करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। आप ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते लेकिन हैं। बात ये है कि ना वही वाली बात कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए ना, जी जी बच्चों जी को राइट दें। और दूसरा, आप जैसी शख्सियात हो हमारी ज़िंदगी में और बच्चों को आप जैसे शख्सियात मिलें, आप जैसे लोग मिलें कि उनको ऐसी गाइडेंस मिले। वरना हमारे मुल्क में तो मसला ये है ना कि गाइडेंस नहीं मिलती है। जी बाज जी जैसे जी आप देखिए उनसे बच्चे ग्रो करते हैं, मतलब हर किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि ना जी क्या करें। जी हाँ। तो अगर आप जैसे लोग मिल जाएं उनको तो उनके फिर दिमाग भी खुलता है और फिर उनको जी सोचने का पॉसिबल मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर। ने थैंक यू अपने वेरी टाइम मच। में से जो है ना हमें टाइम दिया एंड इट्स एन अमेजिंग, इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू टॉक टू यू। जितनी दफ़ा भी बात करें कुछ नई चीज़ पता चलती है, कुछ नया मज़ा आता है। आपका टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया और आप सब लोगों शिबाना। के लिए भी ज़रूर देखें, अपने बच्चों को आज का ये तो ज़रूर दिखाइए। इट्स अपार्ट फ्रॉम गायनी ऑप्स, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, ये उनको ज़िंदगी में हेल्प आउट करेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर।